तो जय हिंद साथियों। साथियों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं आपके सामने एक बार नहीं बहुत बार आ चुका हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो मैं बात करूँगा वो मैं इस पर्पस को लेकर बात करूँगा कि हिस्ट्री में बहुत लोग कहते हैं हिस्ट्री में बोर करती है, बहुत लोग कहते हैं हमें हिस्ट्री समझ नहीं आती है। तो आज जो मैं हिस्ट्री लेकर आया हूँ ना वो क्लास 10th वालों को लेकर आया हूँ, क्लास 12 वालों को लेकर आया हूँ। मैं हिस्ट्री जो है हर एक उस बंदे के लिए लेकर आया हूँ जिसको हिस्ट्री समझ नहीं आती, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम वाला हो या कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति हो या कुछ ऐसे व्यक्ति हो जिसको हिस्ट्री में कुछ रुचि रखता हो। तो उन लोगों को हिस्ट्री के लिए समझाने के लिए लेकर आया हूँ। तो हम जो बात करेंगे तो हम पहले जो बात करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। मैं आपके लिए एक बार क्लेम कर देता हूँ, ये मतलब फिर बता देता हूँ कि ये जो है ये कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो ये हर एक व्यक्ति के लिए है जो क्लास 12 में 10th में हर एक व्यक्ति के लिए ये है, लेकिन जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हमारे लोग करते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा आधुनिक इतिहास के बारे में बात करने वाला हूँ। आधुनिक इतिहास क्या बताता है हमारा, आधुनिक इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई टाइम हम कहती हो कि आज इतनी तारीख है, इस तारीख से पहले हमारा मध्यकालीन भारत था और इस तारीख के बाद हमारा यहाँ देखिए आधुनिक भारत हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो जब भी हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो ये समझ लेंगे कि हाँ, आधुनिक भारत यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट होगा। जब यूरोपियों का आगमन होने लग गया तो मानो आधुनिक भारत स्टार्ट होने लगा। तो अब हम जो बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक भारत में 18वीं सदी का, कि 18वीं सदी में भारत कैसा था हमारा। तो अब हम 18वीं सदी के भारत के बारे में जब बात करने ही आ चुके हैं तो मैं इसकी क्लास की एक टाइमलाइन आपको बता देता हूँ एक बार कि जो चैनल पे टाइमलाइन आनी स्टार्ट होगी, क्लास आनी स्टार्ट होगी, कैसे आनी स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं जो वीक में 3 क्लासें आपकी आया करेंगी, प्रत्येक क्लास 20 से 30 मिनट की रहने वाली है और हर एक उस बंदे के लिए है जो इस चीज को समझ सकता है कि मैं अपने अब मैं भारत को समझना चाहता हूँ, इतिहास को, भारतीय इतिहास को समझने की समझ रखता है। तो अब जब बात करने वाला हूँ तो मैं बात करूंगा 18वीं सदी के भारत की। अब क्योंकि बता दें सदी किसे कहते हैं, शताब्दी किसे कहते हैं। तो सदी जो होती है वो एक टाइमलाइन होती है, जैसे 2000 से 2099 है तो आज 2026 चल रही है, तो कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। वैसे ही 18वीं सदी के बारे में बात करें तो 1700 से 1799 के बीच में हम बात करने वाले हैं। हालांकि ऐसा कोई टाइमलाइन है नहीं कि हमें सिर्फ इसके बीच में बात करनी है। 2-4 बातें ऐसी होंगी जो उससे पहले की होंगी, 2-4 बातें ऐसी होंगी जो उससे बाद की भी होने वाली है। तो 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में हम 3 महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक बदलाव क्या हुए, सामाजिक बदलाव क्या हुए और सांस्कृतिक बदलाव क्या हुए। और हम जो बात करेंगे तो राजनीतिक स्थिति में हम बात करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि जब मुगल का पतन हुआ, तो मुगल का पतन ऐसा तो है नहीं जो एकदम से होना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इसको रब करके आपको दोबारा बताता हूँ। 18वीं सदी का भारत, चैप्टर का नाम हमारा 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी के भारत की हम बात करने वाले हैं। तो हम जो महत्वपूर्ण बात करेंगे वो 3 टॉपिक पर बात करेंगे। एक हम पहले जो बात करेंगे 18वीं सदी में, तो हम बात करेंगे मुगल के बारे में कि मुगल क्या थे, क्या नहीं थे, कैसे थे। तो 2 प्रकार के मुगल रहे,
एक शक्तिशाली मुगल, एक कमजोर मुगल। शक्तिशाली मुगल औरंगजेब से पहले के जितने भी रहे, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो सब तो शक्तिशाली थे। और जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह सेकंड जफर तक जितने भी शासक रहे मुगलों में, वो सब मेरे ये कमजोर शासक रहे, बहुत ही कमजोर शासक रहे। और अब जो हम बात करेंगे, वो करेंगे औरंगजेब की नीतियों के बारे में, कि हाँ, पहले हम बात करने वाले हैं शक्तिशाली मुगल और कमजोर मुगल के बारे में। तो हम टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं शक्तिशाली मुगल की और कमजोर मुगल के बारे में। शक्तिशाली मुगल क्या थे? शक्तिशाली मुगल ये हैं हमारे शक्तिशाली मुगल। ये हैं हमारे कमजोर मुगल। शक्तिशाली मुगल कौन कौन है? बाबर, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, 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 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर, वही अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब में सबसे शक्तिशाली शासक था और सबसे क्रूर शासक भी औरंगजेब को ही कहा जाता है। कमजोर कौन कौन थे? तो बहादुर शाह प्रथम से, प्रथम से लेकर बहादुर शाह सेकंड जफर तक सब शक्तिशाली, सब कमजोर शासक थे। सॉरी, सब कमजोर शासक थे और ये सब शक्तिशाली मुगल शासक थे। अब क्या हुआ, हम इनको दो भागों में भी बांट सकते हैं। एक है पूर्ववर्ती मुगल, एक है परवर्ती मुगल। पूर्ववर्ती और परावर्ती या उत्तरवर्ती मुगल। तो जब औरंगजेब दक्कन पहुंचा, अब हम और इनको हारने वाली बात बताने वाले हैं कि ये कैसे कमजोर हो गए शासक। क्योंकि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी में बैठा, तो वो एक ऐसे शासक बना जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ऐसा ऐसा मुगलिया सल्तनत बोल सकते हैं जो बिल्कुल ही कमजोर शासक रहा। और ऐसा था कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात शासन करने वाले कमजोर बादशाह जो थे, वो बहुत सारी संधियों में विघ्न हो गए और बहुत सारे बातों में बात करने लगे। अब हम बताते हैं कि जब इसको इसका पतन होने का क्या कारण रहा। जो हमारा पतन होने का कारण है वो क्या रहा मुगल सल्तनत का, तो जो है वो है औरंगजेब की नीतियां। एक तो औरंगजेब बहुत कट्टरवादी किस्म का शासक था। एक रूढ़िवादी और धर्मांध था जिसने मंदिरों को तोड़ा और जजिया कर का वसूला किया। और इसने जब मंदिरों को तोड़ा, तो हम बात करेंगे औरंगजेब की नीतियों के बारे में। औरंगजेब की नीतियां क्या रही? तो औरंगजेब की पहली नीति थी धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति में क्या, ये बहुत ही रूढ़िवादी और धर्मांध व्यक्ति। और क्या क्या था? रूढ़िवादी
और धर्मांध व्यक्ति था, और रूढ़िवादी और धर्मांध व्यक्ति था, उसने जजिया कर वसूल किया। वसूला, जजिया कर वसूला और हमारा मंदिर को तोड़ा। तोड़ा, जब इसने मंदिर को तोड़ा तो इसके कौन कौन दुश्मन बने? तो पहला दुश्मन बने उनके राजपूत, दूसरे दुश्मन बने सिख, तीसरे दुश्मन बने इनके मराठा, इनके में दुश्मनी मौर्य। जब ये दुश्मन हो ही गए, फिर इनकी जो कमजोर होने की ताकत आई वो है दक्कन की नीति। जब दक्कन की नीति के बारे में बात करते हैं हम, तो जब दक्कन की सेकंड है दक्कन की नीति। दक्कन की नीति, दक्कन की नीति क्या है? तो जो दक्कन की नीति है वह धन का अवयव, मतलब कि धन का खत्म हो जाना। धन कम हो गया, कम हो गया, और हमारा सैन्य क्षति, प्लस सैन्य क्षति भी इनको बहुत हुई। क्षति औरंगजेब को बहुत हुई। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई तो मतलब कि मुगल के पास क्या बचा? जो हमारा मुगल शासन था उसके पास क्या बचा? तो खजाना खाली हो चुका था, क्षेत्रीय विद्रोह चल रहे थे, खजाना खाली हो चुका था, क्षेत्रीय विद्रोह हो रहे थे। क्षेत्रीय विद्रोह का मतलब है कि जो क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे वो आजाद होने लगे थे। अब सेना का मनोबल टूट चुका था, उत्तर भारत अस्थिर हो चुका था, सेना का मनोबल टूटा, और क्या हुआ? सेना का मनोबल टूट चुका था और उत्तर भारत अस्थिर हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। उत्तर भारत अस्थिर हुआ, अस्थिर, और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कमजोर हो गई, दो चीज हो गई हमारी। अब जो हम बात करेंगे वो उत्तरवर्ती मुगल के बारे में बात करने वाले हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात हमने बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस चीज का। और अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो एक ऐसी बात बता रहा हूँ। मैं इंडिया विभाजन की और यहाँ कर देंगे ऐसे। कभी हमारा भारत हुआ करता था, यहाँ ये ब्रह्म जुड़े हुए थे उस टाइम पर। ये कभी हमारा भारत रहा, और आज का जो भारत है वो क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज हमारा भारत क्या है?
तो कुछ इस तरीके हमारा भारत है। और हम जो आज जो बात करने वाले हैं वो हम दक्कन और उत्तर भारत के बारे में बात करने वाले हैं। जो आज मैं बात करूँ, आज दक्कन में क्या आता है, तो विंध्याचल पर्वत दक्कन में आता है, हिमाचल पर्वत उत्तर में आता है। बस इतना ही हमको सिंपल याद रखना है उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में। विंध्याचल पर्वत के बाद दक्कन लग जाता है, और विंध्याचल पर्वत के इधर हमारा, मैं मानू मैं विंध्याचल पर्वत हूँ, उसके इधर उत्तर भारत है, उसके बाद दक्कन है, मतलब कि यानी कि दक्षिण भारत। बस सिंपल, ये हमारा उत्तर भारत हो गया, ये हमारा दक्षिण भारत हो गया। तो अब जो हम कल बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि उत्तरवर्ती मुगल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि मराठा के बारे में, सिख के बारे में, और राजपूत के दुश्मन के बारे में। जो उनके दुश्मन थे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और उसके बारे में हम आपको कल बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।